जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी का एग्ज़ाम 30 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, तो 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप जाकर चैनल में चेक कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें, जो भी आपके शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जीक्यूट वर्सन है, सेम टू सेम पर्सन है, तो आप सभी डेली इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सकते हैं। और आने वाली शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनसे संबंधित, इन प्रश्नों से संबंधित जो इम्पोर्टेंट एनी टॉपिक होंगे उनको भी हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो आप सभी कंटिन्यू क्लास को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास के घंटी के बटन को जो है ऑल के ऑप्शन में लगा लें, ताकि आने वाले प्रत्येक पेपर सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन आप सभी के मोबाइल में पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आपके फर्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो यानी विंग्स ऑफ फायर जो है किसकी आत्मकथा रहेगी, एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो पुस्तक है मूल रूप से 1999 में प्रकाशित हुई थी। और आपको बता दें, भारत के जो 11वें राष्ट्रपति रहे थे वो एपीजे अब्दुल कलाम रहे थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ये भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो वे सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और यह यानी वह विधानसभा चुनाव में मतदान करने वाले पहले राष्ट्रपति भी हैं। नेक्स्ट बात करें तो पूरा यानी पूरा का फुल फॉर्म मतलब इसका अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। योजना के अंतर्गत पूरा योजना की अवधारणा एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दी गई थी। विलियम बिट्स ई अखबार एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा शुरू किया गया था। उन्हें 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की उल्लेखनीय कृतियों में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत 2020, प्रज्वलित मन, अदम्य साहस, एडवाइटेज इंडिया यानी चुनौती से अवसर तक। नेक्स्ट है परीक्षा हेतु प्रमुख आत्मकथा और लेखकों की बात कर लेते हैं। मेरे प्रयासों की कहानी सत्य, महात्मा गांधी की। मैं हिंदू कैसे बना, सीताराम गोयल 1982। इतिहास पर एक नज़र, रोहित ब्रजनाथ 2011। प्लेइंग एट माई वे, सचिन तेंदुलकर 2014। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, युवराज सिंह 2013। स अगेस्टक ऑड्स यानी ऑड्स, सानिया मिर्जा 2016। द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह है 2013 की। भारत की वेडिंग क्वीन, एक भारतीय महिला, फूलन देवी। विवेक के मामले, इंद्र कुमार गुजराल 2011। सिक्स मशीन क्रिकेट पसंद नहीं, मुझे यह पसंद है, क्रिस गेल 2016। निर्वासन में स्वतंत्रता, 14वें दलाई लामा 1990। विवादास्पद रूप से आपका यानी शोहब अख्तर 2011। बिजली से भी तेज मेरी आत्मकथा, उसेन बोल्ट 2013। मेरी कहानी, कमला सुरैया 1973। जमीन के साथ यानी रोमांस, देवी आनंद 2007। रागमाला, रविशंकर 1997। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे या कौन थे, तो हर्षचरित्र यानी कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित हैं। उन्होंने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हेन सॉन्ग, एक चीनी यात्री ने हर्ष के दरबार का दौरा किया। चीन जाने के बाद एक किताब सी यू की भी लिखी है, जिसे पश्चिम की दुनिया भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी थे। बाणभट्ट जो हैं राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे। चंद्रभद्राई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे। बहुभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। इनसे संबंधित भी आपके अगर अगली आने वाली शिफ्टों में प्रश्न आए तो आप यहाँ से बिल्कुल आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया,
पूंजीगत वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? तो सस्ती होती हैं, टिकाऊ होती हैं, निम्न दर होती है। जैसा कि पूंजीगत वस्तुएं टिकाऊ वस्तु हैं जिसका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है। पूंजीगत वस्तुओं के उदाहरणों में विनिर्माण उपकरण, माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन और डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सिस्टम शामिल हैं। अभिनव बिंद्रा से संबंधित भी प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स। यहाँ पर अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। भारत ने किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में एम्स्टर्डम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने कुल मिलाकर 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते। उनमें से 6 लगातार 1928 से 1956 तक तथा टोक्यो में 1964 में, मॉस्को में 1980 में 2 और पदक जीते शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित है, मतलब इनसे भी संबंधित आपके प्रश्न बन सकता है। तो ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी बनी थी। सिडनी में 2000 में जीता था। पीवी सिंधु जो है 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। सुशील कुमार 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय एथलीट हैं। चहु किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इस पेपर सॉल्यूशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर कर दें। जैसा कि चहु बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित एक लोक नृत्य है। ये 3 शैलियों में होता है जिनके नाम इन राज्यों के नाम पर रखे गए हैं। चहु बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित एक लोक नृत्य है। ये 3 शैलियों में इनका नाम है। तो इसके जो नाम है उसको देख लेते हैं। जैसा कि पुरुलिया चहु पश्चिम बंगाल, सरायकेला चहु झारखंड, मयूरभंज चहु उड़ीसा। नेक्स्ट बात करें पुरुलिया और सरायकेला चहु में पात्रों की पहचान के लिए मुकुटों का इस्तेमाल किया जाता है। चहु नृत्य को साल 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है राज्य विधायिका में उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के दौरान उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसके खिलाफ प्रस्तावित विचाराधीन ने अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 281 में ये कहा गया। अनुच्छेद 282 की बात करें तो राज्य विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। अनुच्छेद 180 राज्य विधायिका के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति को बताता है। भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो पटकाई पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा हैं। पटकाई पहाड़ियाँ बर्मा के साथ मिलने वाली भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित हैं। पटकाई श्रृंखला
नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक फैली हुई है। नेक्स्ट है पटकाई पहाड़ियों में 3 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। पटकाई बुम, कसी गारो जयंतिया श्रृंखला, लुसाई पहाड़ियाँ। पटकाई पहाड़ियों का सबसे बड़ा शिखर सारामती पर्वत है। पटकाई पहाड़ियों के माध्यम से दिहिंग नदी असम के शिव सागर जिले में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। पटकाई पहाड़ियों का सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी दर्रा पंगसो दर्रा है। इसी दर्रे में भारत को बर्मा से जोड़ने वाली लेडो रोड निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स आपके, राग दीपक भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक प्रमुख राग है जो रात्रि और अंतरगंता से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था आपके, सितंबर 2023 में प्रवर्तक निदेशालय ईडी का कार्यवाहक निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? तो राहुल नवीन को नियुक्त किया गया। राहुल नवीन को 14 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तक निदेशालय का पूर्वकालिक निदेशक नियुक्त किया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए कहाँ पाया जाता है? तो आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिकाओं के नाभिक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी लगातार प्रैक्टिस शेयर करना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर भी जो पेपर सॉल्यूशन लगातार हो रहे हैं उनको देख सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में से पाया जाता है और नाभिक और कोशिका द्रव्य दोनों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है आरएनए का संश्लेषण। आमतौर पर कोशिका के नाभिक में होता है। आरएनए की कोशिका द्रव्य में संग्रहित किया जाता है। तो आरएनए को किस में संग्रहित किया जाता है? कोशिका द्रव्य में संग्रहित किया जाता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए डीएनए से प्रतिलेखन नामक प्रतिक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज द्वारा उत्प्रेरित होता है। भारत में किस प्रकार का संविधान है भारत का? तो वह है लचीला और कठोर दोनों है। सकल घरेलू उत्पाद से मूल्य ह्रास घटाने पर क्या मिलता है? तो शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है। जैसा कि यदि हम जीएनपी से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें प्राप्त होने वाली कुल आय का माप कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपके एमटीएस हवलदार में, इनमें से कौन से समूह का नष्ट यानी बलवन के द्वारा किया गया था? तो कौन सा समूह का नष्ट बलवन के द्वारा हुआ? चहलगानी और चालीसा को 40 दासों के समूह के रूप में जाना जाता है। इसे 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है बलबन से संबंधित प्रश्न। अगर आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी शेयर करें फ्रेंड। जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आने वाले जीडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी को लगातार प्रैक्टिस सेट और ओल्ड पेपर सॉल्यूशन जो हमारे पास लगभग 2017 से 2023 तक के ओल्ड पेपर सॉल्यूशन हैं, तो उनको आपको कंटिन्यू करवाएंगे जीडी एग्ज़ाम के लिए भी। तो आप सभी कंटिन्यू जुड़े रहिए। जैसा कि बलबन से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, उन्होंने लोहे और रक्त की नीति को अपनाया। उसने नियाबत ए खुदाई और जिल ए इलाई की उपाधि को स्वीकार किया। उसने पारसी यानी शिष्टाचार,
जी यानी सिजदा और पोबोस यानी पाबोस पेश किए। उसने सैन्य विभाग दीवान ए आर्ज की स्थापना की। वह फारसी साहित्य का संरक्षक था और अमीर खुसरो का विशेष पक्षधर था। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये आपके 30 सितंबर की सेकंड शिफ्ट के 25% थे। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये पर्सन जो मैंने आपको करवाए ये पेपर में आए थे या नहीं आए थे, क्या ये रियल पेपर था या नहीं था। क्योंकि हमने जो पर्सन स्टूडेंट ने जो भी इंटरव्यू दिए थे उनमें जो भी उन्होंने जवाब दिए थे उसी के अनुसार आपको पर्सन बताए हैं। तो आप सभी कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए हमारे पास जो भी जितने भी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन यानी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन हैं जीके जीएस के, वो आपको कंटिन्यू करवाने वाले हैं। तो आप सभी जीडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए लगातार क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए हमारे साथ में।